कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समावयवता से हम समझ में आ रहे हैं। समावयवता मतलब जिसमें अवयव समान हो लेकिन उनकी ज्यामिति में भिन्नता हो, ज्योमेट्री चेंज हो। आकाशीय त्रिविम रसायन पढ़ रहे हैं हम। त्रिविम रसायन का दूसरा हिस्सा है ये जो विन्यासी समावयवता थी, उसका पहला पार्ट ज्यामिति समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ऐसे यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान हो या अवयव समान हो लेकिन उनकी ज्यामिति में भिन्नता हो। अभी ज्यामिति में भिन्नता क्या आई, कैसे आएगी, क्यों आएगी, इसका कारण होता है प्रतिबंधित घूर्णन। सबसे पहले हम इस मीनिंग को समझें। प्रतिबंधित घूर्णन इसका मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि जहां घूर्णन पर प्रतिबंध लगा हुआ हो। अब घूर्णन पर प्रतिबंध कब लगेगा, कैसे लगेगा, देखो इसको थोड़ा सा समझें कि मान लीजिए दो बॉल है। इन दो बॉल्स को हमने एक तार से जोड़ दिया, ठीक है। जिससे पहले हमने संरूपण समापन में देखा था कि अगर हम इस बॉल को पकड़ लें और इस बॉल को रोटेट करें तो इजीली घूम जाएगी। इसी तरह से इस बॉल को पकड़ लें, इसको रोटेट करें तो ये भी इजीली घूम जाएगी, यानी इसे कहते हैं मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन। लेकिन अब इन्हीं बॉलों को अगर हम दो कीलों से या दो तारों से जोड़ दें तो अगर हम इस बॉल को पकड़ लें और इसको रोटेट करना चाहें तो नहीं घूमेगी, इसमें ट्विस्ट आएगा, ठीक है। ये इसको घूमने नहीं देगा। ऐसे अगर इसको पकड़ के इसको घुमाना चाहें तो ये भी घूमने नहीं देगी। ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। तो एक छोटी सी चीज हमने ये देखी कि अगर दो चीजों को हमने आपस में दो तारों से जोड़ दिया या दो बलों से जोड़ दिया तो वहीं प्रतिबंधित घूर्णन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि ज्यामितीय समावयवता का मूल कारण क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन, ठीक है ना। तो हम जैसे यही देखें कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो तो वहां पर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। कार्बन के यहाँ दो अन्य बंध बने हुए होंगे, यहाँ नाइट्रोजन का एक बंध होगा और कार्बन के दो अन्य बंध होंगे। तो जहां इस प्रकार का द्विबंध पाया जाएगा वहां घूर्णन कैसा हो जाएगा? प्रतिबंधित। और जहां प्रतिबंधित हो जाएगा वहीं पर ज्यामितीय समावयवता पाई जाएगी। एक जगह और है जहां पर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए तीन कार्बन हैं, तीन कार्बनों को हमने इस तरीके से चक्रीय रूप से जोड़ दिया, इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। तो जब चक्रीय रूप से जोड़ दिया यानी हम ये देखें कि एक बॉल, दूसरी बॉल और तीसरी बॉल, पहले हमने इन दोनों को एक बार से जोड़ा तो इस बॉल को पकड़ लें तो इसको घुमाया जा सकता है, इस बॉल को पकड़ लें तो इसको घुमाया जा सकता है। फिर हमने एक बार से इनको तीसरी बॉल से जोड़ दिया तो अब देखें इस बॉल को पकड़ लें हम तो इसको भी घुमाया जा सकता है, इसको भी घुमाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों को और जोड़ दें हम तो अब देखिए ऐसा संभव ही नहीं है कि हम इस बॉल को पकड़ लें, इसको घुमा दें या इसको घुमा दें, या इसको पकड़ लें तो इसको घुमा दें या इसको घुमा दें। इनको चक्रीय रूप से होने की वजह से भी इनका घूर्णन कैसा हो गया? प्रतिबंधित घूर्णन हो गया। तो सबसे पहली चीज कि ज्यामितीय समावयवता पाई किसमें जाएगी? जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाएगा, ठीक है। तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है और एलिसाइक्लिक यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ज्यामितीय समावयवता का कारण समझ में आ गया, क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यामितीय समावयवता तीन प्रकार के यौगिकों में पाई जा सकती है। पहली है एल्कीन, एल्कीन यानी कि जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। दूसरे होते हैं ऑक्सिम्स, ऑक्सिम्स का मतलब होता है जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड एन पाया जाता है और एन से हाइड्रोक्सिल समूह और जुड़ा होता है, इस समूह को ही हम ऑक्सिम समूह कहते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक यानी कि चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो तीन प्रकार के यौगिक हो गए। तो इन किसी भी यौगिक में ज्यामितीय समावयवता पाई जाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? केवल दो शर्तें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है प्रतिबंधित घूर्णन आवश्यक है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक यौगिक जिसमें भी प्रतिबंधित घूर्णन हो उसमें ज्यामितीय समावयवता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यामितीय समावयवता के लिए प्रतिबंधित घूर्णन होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रतिबंधित घूर्णन से बंधित प्रतिस्थापी हमेशा भिन्न भिन्न होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है प्रतिबंधित घूर्णन आवश्यकता है, ये तो समझ में आ गई चीज। अब प्रतिबंधित घूर्णन से बंधित प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न होने चाहिए, इससे क्या मतलब है? तो इसको अपन देखते हैं। ये हमने बनाया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें हमने मान लीजिए यहाँ जोड़ दी H और H H और
H। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ज्यामितीय समवायिकता में या आकाशीय समवायिकता में क्या होता है कि इनकी केवल आपेक्षिक स्थिति बदलती है। अगर हम इनकी आपेक्षिक स्थिति को बदल भी दें, ठीक है, तो यह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस यौगिक पर, प्रतिबंधित घूर्णन है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, लेकिन इस पर ये जो सभी समूह जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल समान है, तो इनकी स्थिति को अगर हम ऊपर नीचे कर भी दें तो यौगिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसकी आकाशीय स्थिति पहले जैसी ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये करें कि यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर भी एक H है, तो देखें प्रतिबंधित घूर्णन इसमें भी है। ठीक है, लेकिन ये Cl देखिए अपनी चारों तरफ, अपनी दोनों तरफ इस H और इस H के संपर्क में है। अगर मैं इसकी स्थिति को बदल दूं आपस में, यानी यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, तो अब भी देखिए ये Cl अभी भी दो हाइड्रोजनों के संपर्क में है, यानी इसकी वास्तव में स्थिति में कोई अंतर ही नहीं है। आकाशीय स्थिति पहले भी हाइड्रोजन से घिरी हुई थी, अभी भी हाइड्रोजन से घिरी हुई है। ठीक है, अब देखिए एक और चेंज करके देखते हैं। ये हमने किया यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl। अब इस स्थिति को देखें कि अगर हम किसी एक कार्बन की स्थिति को भी अगर हम बदलें, मान लीजिए इसको हमने Cl कर दिया और इसको H कर दिया, ये H ही है और ये Cl ही है, तो अब देखिए यहाँ ये Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन के संपर्क में है। ठीक है, ऐसे ही ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के संपर्क में है, लेकिन जब हमने इनकी आपेक्षिक स्थिति बदल दी तो इनका त्रिविम बदल गया। देखिए अब ये क्लोरीन केवल हाइड्रोजन के संपर्क में है, उसी तरीके से ये क्लोरीन भी केवल हाइड्रोजन के संपर्क में। तो देखिए ये हमने एग्जाम्पल्स जो पढ़े हैं, प्रतिबंधित घूर्णन इसमें भी था, प्रतिबंधित घूर्णन इसमें भी था और प्रतिबंधित घूर्णन इसमें भी था, यानी पहली शर्त सब में फुलफिल हो रही थी। लेकिन जो दूसरी शर्त है कि प्रतिबंधित घूर्णन, प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब होता है कि पाई सिस्टम जहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाना है। किसी भी एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ प्रतिबंधित घूर्णन कहाँ है। एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर देख के सबसे पहले हमें प्रतिबंधित घूर्णन को ही पहचानना है। तो प्रतिबंधित घूर्णन सब में है, लेकिन प्रतिबंधित घूर्णन से बंधित जो प्रतिस्थापी हैं वो अगर सभी समान हैं तो इसमें कभी भी ज्यामितीय समवायिकता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और अगर उनके प्रतिस्थापियों को हमने भिन्न भिन्न कर दिया तो उसमें ज्यामितीय समवायिकता पाई जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें समझ में आ गई। तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं एल्कीनों में ज्यामितीय समवायिकता। एल्कीनों में ज्यामितीय समवायिकता, पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथीन। स्ट्रक्चर अपना एथ मीन्स दो कार्बन, इन यानी कि डबल बॉन्डेड, एथीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन लगा दिए, 1,2-डाइक्लोरो यानी कि पहला और दूसरा दोनों कार्बन पर ही एक एक क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो इस सिस्टम में सबसे पहले अपने पाई सिस्टम पहचाना, ये पाई सिस्टम, इस पाई सिस्टम को बना दिया पहले। इस पाई सिस्टम की दो दो संयोजकताएं अधूरी हैं। अब देखिए संभावना क्या है कि या तो दोनों Cl एक ही साइड में हो तो दोनों H एक ही साइड में चले जाएंगे, या दोनों Cl अपोजिट साइड में, यानी ऊपर है तो एक, नीचे है तो दोनों H भी ऊपर या विपरीत दिशा में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ ये दो संभावनाएं हैं कि या तो संभावना ये होगी या ये होगी, दो ही प्रोबेबिलिटीज है, दो ही संभावना है इनको अरेंज करने की। तो जब इस अरेंजमेंट में हमने ये देखा कि जो दो समान समूह हैं वो इस पाई तंत्र के एक ही तरफ हैं, एक ही पक्ष में है, तो ऐसे समावयवी को हम कहते हैं समपक्ष या सिस। ज्यामितीय समावयवियों में वह समावयवी जिसमें समान समूह पाई तंत्र के या प्रतिबंधित घूर्णन के एक ही पक्ष में या एक ही साइड में पाए जाते हैं उन्हें हम समपक्ष या सिस समावयवी कहते हैं। और जब ये समान समूह विपरीत दिशाओं में या विपरीत पक्षों में पाए जाते हैं तो उन्हें हम ट्रांस या विपक्ष समावयवी कहते हैं। तो हमने बनाया 1,2-डाइक्लोरोएथीन का समपक्ष और विपक्ष। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, 2-ब्यूटीन, ये इस बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया था। 2-ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। ठीक है, इन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर, तो सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये पाई सिस्टम हो गया। अब ब्यूट के लिए 4 कार्बन चाहिए तो एक कार्बन हमने इधर बनाया, एक कार्बन इधर बनाया, इनकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दी, तो ये पाई सिस्टम हो गया। सबसे पहले हमने पाई सिस्टम बनाया, हर पाई सिस्टम से दो दो वैलेंसीज फ्री हो रही हैं, तो इन दोनों वैलेंसीज को हमें एक एक CH3 और एक एक H फुलफिल करना है। तो दो संभावनाएं हो गई, एक तो हमने दोनों CH3 को एक साइड में और दोनों H को एक साइड में लगा दिया, दूसरा एक CH3 को नीचे एक CH3 को ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक H ऊपर और एक H नीचे हो गया। तो यहाँ देखें दो समान समूह, चाहे हम हाइड्रोजन को देखें चाहे हम CH3 को देखें, पाई तंत्र के समान पक्ष में, एक ही पक्ष में, तो ये बन गया इसका सिस समावयवी, सिस-2-ब्यूटीन हो गई। और यहाँ ये समान समूह विपरीत दिशाओं में चले गए हैं तो इसे ट्रांस 2-ब्यूटीन हो गई।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल है अपना फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड। फ्यूमेलिक एसिड और जो मैलेइक एसिड है ये डबल बॉन्ड या असंतृप्त द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, असंतृप्त द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले हमने इनके पाई सिस्टम को बनाया और इनके पाई सिस्टम में प्रत्येक कार्बन की संयोजकता से एक एक हाइड्रोजन और एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही दो प्रोबेबिलिटी, हमने इस पाई सिस्टम में एक तरफ दोनों हाइड्रोजन जोड़ दी तो एक तरफ दोनों कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिए। दूसरी कंडीशन में हमने दोनों कार्बोक्सिलिक समूहों को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया और दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया। तो ये जो सिस समावित बना है इसको हम कहते हैं मैलेइक अम्ल। सिस समावित बना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैलेइक अम्ल। और इसका जो ट्रांस समावेदी बना है इसको कहते हैं हम फ्यूमेरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रिएक्टिविटीज में भी इनमें डिफरेंस आ जाएगा, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं, क्रियाशीलता कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये कम सक्रिय रहेगा रासायनिक रूप से, ये ज़्यादा सक्रिय रहेगा रासायनिक रूप से। ठीक है, तो सिस समावेदी को हम मैलेइक समावेदी कहते हैं और ट्रांस समावेदी को फ्यूमेरिक समावेदी कहते हैं। तो याद रखने का तरीका भी बहुत ईजी है। सिस यानी कि समपक्ष, समपक्ष मतलब एक ही पक्ष में मिलजुल के रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, तो मिलजुल के रह रहे हैं, मिलने में आ गया मैलेइक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ देखें दोनों समावेदी, दोनों जो मुख्य समूह है विपरीत दिशा में, यानी जैसे फूट पड़ जाती है तो एक दूसरे से चले जाते हैं तो फूट पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है, इसे फ्यूमेरिक अम्ल याद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला एग्जाम्पल है ब्यूटेनॉइक अम्ल। ब्यूटेनॉइक अम्ल, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। ठीक है, इनोइक ब्यूटेनॉइक अम्ल, ये 2 ब्यूटेनॉइक अम्ल एक्चुअली 2 ब्यूटेनॉइक अम्ल में 2 पर इन लगा दी और यहाँ पर COH लगा दिया, तो 2 ब्यूटेन अम्ल ये पाई सिस्टम पहचान लिया। इस पाई सिस्टम से देखिए एक तो हाइड्रोजन जोड़नी है, एक से CH3 जोड़नी है, एक को COH जोड़नी है। अब यहाँ देखें, अब हम इसकी सिस और ट्रांस को इनके सापेक्ष नहीं देख सकते, इनके हमें देखना पड़ेगा इन हाइड्रोजन के सापेक्ष में। समान समूह कौन से हैं यहाँ, H। तो जब ये समान समूह एक ही तरफ हैं तो ये समपक्ष बन गया, और जब ये समान समूह विपरीत दिशा में चले गए तो ये बन गया विपक्ष। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ज्यामितीय समवेतता समझ में आ गई एल्कीनों में। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिन्स में। ऑक्सिन क्या होते हैं? ऑक्सिन का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने, C डबल बॉन्डेड N और N से जुड़ा हुआ होता है एक OH। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ C से तो 2 वैलेंसी जुड़ी हुई है तो हम समपक्ष और विपक्ष पहचान लें, लेकिन यहाँ पर N से तो एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है, वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं हो रही। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ A और B में से दोनों ही ग्रुप अगर सेम हो, यानी दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों ही मिथाइल हैं, दोनों ही इथाइल हैं, दोनों ही ग्रुप सेम हैं, तब तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि शर्त थी अपनी कि जब प्रतिबंधित घूर्णन से जुड़े हुए समूह अगर भिन्न होंगे तभी ज्यामितीय समवेतता पाई जाएगी। ठीक है, तो जब ये दोनों समूह जो है भिन्न होंगे तो ऑब्वियसली एक इसमें से स्मॉलर होगा, दूसरा लार्जर होगा। ठीक है ना, तो अगर स्मॉलर ग्रुप, इस कार्बन का स्मॉलर ग्रुप और इस नाइट्रोजन का OH ग्रुप अगर एक ही साइड में है, मान लीजिए यहाँ A और B में से एक ग्रुप छोटा है, तो अगर ये इसका छोटा ग्रुप और इसका OH एक ही साइड में है तो इसको हम सिन या समपक्ष कहते हैं। यहाँ समपक्ष की जगह पर सिन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कब स्मॉलर ग्रुप यानी छोटा समूह और OH एक ही साइड में है तब हम उसे सिन कहते हैं। या दूसरी तरीके से हम कहें कि इसका लार्जर ग्रुप यानी कि इसका बड़ा ग्रुप और इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो एक ही साइड में, तब भी हम इसको सिन या समपक्ष समावयवी कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी स्मॉलर ग्रुप और OH विपरीत दिशाओं में चले जाएं या लार्जर ग्रुप और LP विपरीत दिशाओं में चले जाएं तो उसे हम एंटी, यहाँ पर विपक्ष की जगह पर लिखा जाता है एंटी। ठीक है, जैसे देखिए बेंजोइलडोक्सिन में, बेंजोइलडोक्सिन में C डबल बॉन्ड N से OH जुड़ा हुआ है और इसमें एक तरफ तो जुड़ती है H और एक तरफ जुड़ती है बेंजीन रिंग। तो इन दोनों में बेंजीन रिंग और H में बड़ा कौन है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग देखिए किसकी साइड में है, लोन पेयर की साइड में। बड़ी रिंग है, लार्जर ग्रुप है, लोन पेयर की साइड में, लार्जर ग्रुप लोन पेयर की साइड में होगा तो सिन बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से H छोटा ग्रुप है ये इन दोनों में, तो ये छोटा ग्रुप जब N के OH की साइड में है तो भी ये कौन सा ग्रुप बनेगा, अब सिन बनेगा। ठीक है ना, यहाँ देखें स्मॉलर ग्रुप H है, ठीक है, ये OH के अपोजिट चला गया, सेम साइड में था तो सिन था लेकिन अपोजिट चला गया तो ये क्या बन जाएगा अब एंटी। ठीक है, यहाँ विपरीत या विपक्ष को एंटी या
एंटी रूप या विपक्ष रूप कहा जाता है, सिस या ट्रांस नाम नहीं दिया जाता। नाम का अंतर है, बाकी चीज सेम है कि जब छोटा ग्रुप OH की तरफ हो तो उसे सिन कहते हैं, जब बड़ा ग्रुप OH की तरफ हो यानी कि विपरीत दिशा में चले जाएं तो इसको हम एंटी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया है CH3 और यहाँ लगा दिया है C6H5, SO2 फिनोन का ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर हमने इसको पलट दिया, यहाँ कर दिया CH3 है, यहाँ कर दिया है, या इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको तो ऐसे के C6H5 में PH लिख रही हूँ और यहाँ ये CH3 है, ठीक है। यहाँ तो क्या था, OH जुड़ा हुआ था इस तरह, ठीक है, और हमने दूसरे में क्या कर दिया, OH को कर दिया इस तरफ, केवल आपेक्षिक स्थिति बदली है। देखें यहाँ घूर्णन तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें ये इन दोनों में छोटा ग्रुप कौन सा है, बेंजीन रिंग छोटी है या मिथाइल ग्रुप छोटा है, ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप छोटा है, ठीक है। छोटा ग्रुप किसकी साइड है, लोन पेयर की साइड है, लेकिन OH की विपरीत में चला गया। जब छोटा ग्रुप OH की साइड में होता है जैसे यहाँ है तो ये कहलाता है सिन, लेकिन जब छोटा ग्रुप OH की विपरीत साइड में चला गया तो ये क्या कहलाएगा, अब एंटी, ठीक है ना। बस ऑक्सीजन में इतना ही देखना होता है कि अगर छोटा ग्रुप H की जो है वो OH की साइड है तो वो सिन कहलाएगा, और अगर छोटा ग्रुप OH की विपरीत दिशा में चला गया है तो उसे हम एंटी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी वही चीज, जब समान समूह समान ओर हो तो उसे हम समपक्ष कहेंगे, और जब समान समूह विपरीत दिशा में हो तो विपक्ष कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, नाम से समझें, साइक्लोप्रोपेन यानी कि प्रोप मतलब 3 कार्बन एकल बंध से चक्रीय रूप में बंध देते हैं, 3 कार्बन चक्रीय रूप से एकल बंध में बंध देते हैं। फिर डाईमेथिल यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप, किन्हीं भी 2 कार्बन पर हम 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ जोड़ दिया तो एक यहाँ जोड़ दिया, इन पर एक एक हाइड्रोजन लगा दी, ठीक है। अब इसमें हमको समयवता शो करनी है, तो समयवता हमने साइक्लोप्रोपेन को स्ट्रक्चर के बना दिया, ये ट्रायंगल बनाया है, हर कार्बन की 2-2 संयोजकताएं अधूरी है तो हमने एक सीधी रेखा से इनकी संयोजकताओं को दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो संभावनाएं क्या है, यहाँ तो दोनों ही हाइड्रोजन थी, अब यहाँ दोनों कार्बनों पर जो एक एक मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन दोनों मैथिल ग्रुप को या तो हम दोनों को ऊपर या दोनों को नीचे दिखाएं, या एक को ऊपर और एक को नीचे दिखाएं। तो जब हमने दोनों को ऊपर या दोनों को नीचे दिखाते हैं तो ये बन गया सिस, क्योंकि दोनों समान समूह या तो ऊपर हैं या दोनों समान समूह नीचे हैं। लेकिन जब हमने एक को ऊपर एक को नीचे दिखाया तो एक CH3 ऊपर दूसरा CH3 नीचे, एक H ऊपर एक H नीचे, तो ये कौन सा बन गया, विपक्ष यानी कि ट्रांस। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन चक्रीय, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एकल बंध से बंधित, तो ये 1 2 3 4 कार्बन एकल बंध से बंधित हैं। 1,3-डाइक्लोरो यानी पहला कार्बन अगर हमने इसको माना है तो 2 और 3 तीसरे कार्बन और पहले कार्बन पर एक एक क्लोरीन भी जुड़ी हुई है। इसकी स्ट्रक्चर को बनाएं तो हमने एक स्क्वायर बना दिया, इस स्क्वायर में जो कॉर्नर्स हैं सारे डॉट्स हैं ये एक एक कार्बन को शो कर रहे हैं, तो इसकी 2-2 वैलेंसीज को शो करने के लिए हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। अब दोनों हाइड्रोजन्स तो ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ी जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन्स हैं तो उनमें अपने पास वही 2 प्रोबेबिलिटीज, या तो दोनों क्लोरीन्स को नीचे या दोनों को ऊपर जोड़ें, एक ही बात है, या तो दोनों Cl ऊपर आ जाएंगे तो दोनों H नीचे आ जाएंगे, या दोनों Cl नीचे आ गए तो दोनों H ऊपर चले गए, या दूसरी संभावना क्या है कि एक Cl को नीचे और दूसरे Cl को ऊपर जोड़ें तो ऑटोमेटिकली एक H ऊपर जाएगा और एक H नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हम कि जब दोनों समान समूह इस जो चक्रीय यौगिक था इस तल के दोनों ही नीचे हैं या दोनों समान समूह तल के ऊपर हैं तो इसको हम कहते हैं सिस यानी कि समपक्ष। और हमने यहाँ क्या देखा कि दोनों समान समूह में तल, एक तो तल के नीचे है एक तल के ऊपर है। उसी तरह से इन हाइड्रोजन्स को देखें तो एक तल के नीचे है और एक तल के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। तो ये बन गया सिस और ये बन गया ट्रांस। और एक एग्जांपल देखते हैं 6-नाइट्रोबाइफेनिल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 बेंजीन रिंग्स हैं, दोनों एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं और दोनों से एक एक तो COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, और एक पर ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो 6 पोजीशन पर आएगा, 1 2 3 4 5
एंड 6। ठीक है, तो यहाँ इसको सिस और ट्रांस कैसे देखेंगे, समान समूह कौन से हैं, ये दोनों समान समूह यानी COOH कार्बोक्सिलिक समूह दोनों ही एक ही ओर जुड़े हुए हैं। इस पर प्रतिबंधित घूर्णन है यहाँ। ठीक है, इस प्रतिबंधित घूर्णन के एक ही तरफ जुड़े हुए हैं तो ये सिस हो गया। एक COH को ऊपर ले गए, एक COH को नीचे ले गए तो ये ट्रांस हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ एक ये समझने की है कि जब यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ प्रतिबंधित घूर्णन कैसे है। एकल बंध में तो घूर्णन प्रतिबंधित होता ही नहीं है। यहाँ प्रतिबंधित घूर्णन होने का कारण ये है कि ये जो दो बेंजीन रिंग जो हमें समान तल में दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली समान तल में नहीं होती। एक बेंजीन रिंग अगर इस तरीके से है तो दूसरी बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, इसीलिए इनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। इस तरीके से ये हो गए विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय समावयवों के एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे इनके गुणधर्म, ज्यामितीय समावयवों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला गुणधर्म पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कब उत्पन्न होता है, डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न होता है जब जो सहसंयोजी बंध होता है उससे जुड़े हुए जो दो परमाणु होते हैं उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जाता है। अर्थात जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक तरफ Cl जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ एक हाइड्रोजन और एक Cl। अब कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताएं तो लगभग समान होती हैं, लेकिन C और Cl की विद्युत ऋणता लगभग समान नहीं होती। Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जब Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन की तरफ यहाँ अट्रैक्ट होंगे, तो विभिन्न विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युतऋणी तत्व की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इस उच्च विद्युत तत्व पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कम धन विद्युत तत्व के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस धनावेश की उत्पत्ति को ही हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये पहली चीज तो डिपेंड करता है विद्युत ऋणता पर। दूसरी चीज, अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ ये जो समूह है ये दोनों समान है या असमान है, समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं या असमान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको अपन। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है 1,2-डाइक्लोरोइथीन का। 1,2-डाइक्लोरोइथीन में ये तो है पाई सिस्टम। ठीक है, ये हमने दोनों Cl को नीचे जोड़ दिया और ये बन गया सिस, और इसमें हमने Cl को दोनों को अपोजिट कर दिया तो ये बन गया ट्रांस। अब यहाँ देखें, यहाँ ये जो CCl का बंध आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इस CCl का जो बंध आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन होगी ये, दोनों की परिणामी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है ना, अब यहाँ समझें, यहाँ इस CCl बंध का डायरेक्शन होगा ये, और इस CCl बंध का डायरेक्शन होगा ये। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए दोनों ही Cl हैं, दोनों की प्रकृति समान है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो दोनों के बंध आघूर्ण भी समान होंगे, परिमाण समान होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। दिशाएं विपरीत होंगी तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगी, प्रतिसंतुलित कर देंगी, तो इसके लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी यहाँ देखिए जब समान प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है, सिस और ट्रांस एल्कीनों में या ज्यामितीय समावयव में जब समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं तो सिस का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। ठीक है ना, तो पहली चीज तो यही समझ में आ गई कि हमें सिस का म्यू या द्विध्रुव आघूर्ण तब ज्यादा होगा जब समान प्रतिस्थापी हो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, हमने दोनों CH3 लगा दी है, यानी कि 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन में CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है तो इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ धक्का देगा, ये CH3 भी इस तरफ धक्का देगा, तो दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उस तरफ ऐसे आ जाएगा। इस उदाहरण में देखें, ये ट्रांस है, इसमें ये CH3 इस तरफ आघूर्ण लगाएगा, ये वाला CH3 इस तरफ आघूर्ण लगाएगा, दोनों CH3 का आघूर्ण समान परिमाण में होगा लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी तो एक दूसरे को संतुलित कर देंगी, तो यहाँ पर भी म्यू का मान हो जाएगा 0। ठीक है, यानी जब देखिए दोनों जो समूह हैं वो दोनों समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव दे रहे हैं, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को या तो अपनी तरफ से दे रहे हैं या अपनी तरफ ले रहे हैं। यहाँ दोनों Cl माइनस आई प्रभाव दे रहे थे, यहाँ दोनों CH3 प्लस आई प्रभाव दे रहे थे, तो सिस का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में ज्यादा है, ट्रांस का कम है। अब एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रतिस्थापी भिन्न प्रकृति के हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं हम, यहाँ प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं। इसमें
ये CH3 तो देता है प्लस आई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे धक्का दे रहा है, और ये Cl दे रहा है माइनस आई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनका बीजीय योग होगा तो घट जाएगा मान, लेकिन दोनों का मान समान नहीं है। Cl का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा क्योंकि इसकी विद्युतता ज्यादा होती है, तो इसका इस तरफ कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण जरूर आएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ मैंने दोनों ही ट्रांस बना दी, इसमें Cl यहाँ आएगा, ये H है। ठीक है, यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ धक्का देगा, इसका आघूर्ण इस तरफ होगा, इसका आघूर्ण इस तरफ होगा। तो जब दोनों का आघूर्ण इस तरफ होगा तो दोनों का एक ही दिशा होने के कारण परिणामी जो मान आएगा वो अधिक आएगा। तो जब दोनों समूहों का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव भिन्न भिन्न है तो ट्रांस के म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, सिस के द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होता है। ठीक है, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब प्रतिस्थापी समान इलेक्ट्रॉनिक समूह वाले हों तो सिस का म्यू यानी कि द्विध्रुव अधिक होता है, ट्रांस का कम होता है। लेकिन अगर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो ट्रांस का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और सिस का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। ठीक है, दूसरा गुण हम देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। सब पहले हम देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक डिपेंड करते हैं डायपोल मूवमेंट पे यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण पे। तो द्विध्रुव आघूर्ण सीधे सीधे जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा उसी का क्वथनांक ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा। अगर सिस का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा। अगर ट्रांस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा है तो ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और कब सिस का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, कब ट्रांस का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, वो अभी अपन देख चुके हैं। अब दूसरी बात आती है MP यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक की। गलनांक जो है वो लैटिस एंथैल्पी पर यानी कि जालक ऊर्जा पर निर्भर करता है। जालक जितना मजबूत होगा उसकी जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी गलनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। और ये जालक ऊर्जा है डिपेंड करती है उनके अरेंजमेंट पे कि जो जालक में क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट है कणों का वो किस तरीके का है। और ये हमेशा तय है कि ट्रांस समावयवियों का के लिए लैटिस एंथैल्पी यानी कि जालक ऊर्जा का मान हमेशा ज्यादा होता है, सिस का हमेशा कम होता है। इसका कारण होता है उनका अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाना, कि अगर ये कोई ट्रांस सिस्टम है और ये कोई सिस सिस्टम है तो ये तय है कि ट्रांस सिस्टम जब जालक बनाएगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे, जबकि यहाँ इनको अरेंज होने में दिक्कत आएगी। इनके बीच की कणों की दूरी ज्यादा होगी, यहाँ पर इनके कणों की दूरी कम होगी। तो जो ट्रांस समावयवी होते हैं वो बेटर फिट होते हैं या ज्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित होते हैं जालकों में, इसलिए इनकी जालक ऊर्जा ज्यादा होती है। और ट्रांस की जब जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो जो ट्रांस समावयवी होंगे उनके गलनांक भी हमेशा अधिक होंगे। तीसरा गुण हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, स्पेशली इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट या अभिक्रियाशीलता हमेशा सिस की ज्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है। कारण क्या है कि सिस में जो क्रियात्मक समूह है या जो भी प्रभावी समूह है वो हमेशा एक ही साइड में होते हैं, ट्रांस में विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, जैसे हम मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एक सिस एल्किन समावयवी है और जो फ्यूमेरिक एसिड है ये इसी का विपक्ष या ट्रांस समावयवी है। दोनों को अगर हम हीट करें तो सिस समावयवी यानी कि मैलिक अम्ल में हम देखेंगे कि दोनों COH समूह एक ही तरफ हैं, तो गर्म करने पर एक COH का OH और दूसरे OH का H आपस में वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इजीली व्हेन मैलिक एसिड हीटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस, वन वाटर मॉलिक्यूल इज eliminated and malic anhydride is obtained. ठीक है, while on heating fumaric acid at 140 डिग्री सेल्सियस no reaction occurs. ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती 140 डिग्री पर, लेकिन हमें जब और ज़्यादा उसको हीट करते हैं तो और ज़्यादा हीट करने पर पहले ये फ्यूमेरिक एसिड जो है अपना विन्यास बदलता है, मैलिक एसिड में परिवर्तित होता है। फिर जब मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके मैलिक एनहाइड्राइड बना लेता है। यानी कि सेम टेम्परेचर पर दोनों की रिएक्शन नहीं हो रही, लो टेम्परेचर पर मैलिक एसिड रिएक्शन कर रहा है और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो फ्यूमेरिक एसिड भी रिएक्शन करने लग जाता है। इसका मतलब सिस की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, ट्रांस की अभिक्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, और अगला गुण होता है इनका हाइड्रोजन बंधन। जो सिस समावयवी होते हैं उनमें हमेशा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, और जो ट्रांस होते हैं उनमें हमेशा अंतराण्विक H बंधन यानी कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन होता है। जैसे ही मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का एग्जाम्पल लें, मैलिक एसिड में
दोनों COH एक ही साइड में होते हैं, कि पक्ष में होते हैं, तो एक कार्बोक्सिलिक समूह का OH वाला H दूसरे कार्बोक्सिलिक समूह की डबल बॉन्डेड O के साथ इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग यानी कि अंतः अणु का हाइड्रोजन बंधन कर लेता है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड में ये दोनों विपरीत दिशाओं में पाए जाते हैं। विपरीत दिशाओं में पाए जाने के कारण ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बंधन नहीं कर पाते, बल्कि अपने ही प्रकार के जो दूसरी अणु हैं उनसे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन यानी कि अलग अलग अणुओं के बीच में होने वाला हाइड्रोजन बंधन हो जाता है। और ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहां अंतः अणु का हाइड्रोजन बंधन होता है वहां अणु अपने आप में सीमित हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और अन्य अणुओं के साथ उनके आकर्षण बल कम हो जाते हैं। और जहां उनके आकर्षण बल कम हो जाते हैं वहां उनके गलनांक भी कम हो जाते हैं। ठीक है। और जहां अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन हो रहा है तो अंतराण्विक हाइड्रोजन आकर्षण बल बढ़ेंगे और अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ेंगे तो इनके गलनांक भी उच्च हो जाते हैं। जैसे मैलेक अम्ल एक समपक्ष समावयवी है जिसमें अंतः अणु का हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए इसका गलनांक होता है 130 डिग्री। लेकिन जो फ्यूमेरिक एसिड है वो एक ट्रांस समावयवी है, ठीक है, जिसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण से आकर्षण बल बढ़ जाते हैं और इसका गलनांक बढ़कर 287 या 88 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्म। थैंक यू।